और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। लड़ाई संविधान को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का अवमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ऐसा संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, securing the dignity of the individual and unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये प्रियम्बल है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 26 नवंबर 1949 को इंट्रोड्यूस किया गया था, या कह सकते हो अडॉप्ट किया गया था। अब मैं ये क्यों उठाया, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं एक बहुत ही पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में भारत का संविधान खतरे में है, बस यही बताया जाता है। भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा, भारत के संविधान को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मुझे खुद नहीं पता था। अभी जो 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया वेडनेसडे को 26 नवंबर को, उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और उसके अलावा जो लोकसभा स्पीकर हैं और उसके अलावा बहुत सारे जो अलग दूसरे मिनिस्टर्स हैं, सभी को आपने देखा होगा, सभी ने संविधान की शपथ खाई और उसके बारे में अपने अपने व्यूज रखे। तो भारत का जो संविधान है वो बनाया किसने, एक्चुअली उसको बनाने में क्या प्रोसेस था, कहाँ कहाँ से डेटा लिया गया है। अब आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक जाना नहीं होगा या सुना नहीं होगा। बस हमको इतना ही बताया है कि हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताना चाहता हूँ कि संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जैसे हम लिविंग है, तो हम क्या करते हैं, समयानुसार अपने आप को बदलते रहते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं ना उस कंडीशनल सिचुएशन को, जहां जाते हैं वहां के हिसाब से वहां की कानून। तो ये जो बनाया गया संविधान था, ये संविधान 1949 के हिसाब से बनाया गया था। उस समय उस जो कंडीशन रही होगी, जो सिचुएशन रही होगी, या जो कहीं ना कहीं समाज रहा होगा, उस समाज को ध्यान में रख के बनाया गया। समाज धीरे धीरे बदला, तो उन्होंने जो लोग बनाने वाले थे वो इतने दूरदर्शी थे, आज के नेताओं के जैसे नहीं है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंजेस करने जाओ तो छाती पीटने लगते हैं, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि भारत खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, सब कुछ। भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है उसको भी बदला गया है, जबकि वो एज इट इज रहना चाहिए था। तो बाकी का जो संविधान के जो कंटेंट है उनको तो बदलना ही चाहिए था, एज पर दी कमिंग जो भी गवर्नमेंट होती है, जो उनको लगता है चीजें वो बदल सकती थी, लेकिन प्रियम्बल तक को बदला गया। अब मैं बदला हुआ प्रियम्बल आपको बताने वाला हूं। पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, ध्यान दीजिएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और वो इमरजेंसी के टाइम हुआ था 18 दिसंबर 1976 को उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। ये दो वर्ड डाले नहीं गए थे। उस वक्त के लोग शायद ज्यादा सेक्युलर रहे होंगे, ठीक है, उस वक्त के लोग ज्यादा समझदार थे, दूरदर्शी थे, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती डाला गया। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all the fraternity, assuring the dignity of the individual and the, आगे मैं जो पढ़ रहा हूँ, unity and integrity, जबकि पहले वाले में है unity, तो यहाँ पे ये वर्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया, integrity, unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये मैंने आपको दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जो एक 1949 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा जो ये मॉडिफाइड वर्जन है। ये मॉडिफाइड वर्जन कब हुआ था? 18 दिसंबर 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी। अब मैं आपको इसकी भूमिका के बारे में बताता हूँ कि ये जो बनाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से बहुत सारे आपको जो तथ्य अभी पता चलेंगे, आप चौंक जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। मैं उन 7 के 7 मेंबर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ, उनके कार्यों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा पूरा, ऐसा हमको लगता है कि पूरा इंडिजिनियस, मतलब सब लोगों ने जो भी किया, मतलब देश की चीजों को ध्यान में रख करके लॉ बनाए गए, नहीं, बहुत सारे जो लॉज हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, वो दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं। मैं आपको एक एक कंट्री का क्या क्या लिया गया है डेटा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्टिव कब हुआ?
26 जनवरी 1950। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, आपको शायद ये पता नहीं होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो डोमिनियन ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब समझ लीजिए कि उस वक्त भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी जो हमारे यहाँ रूल कर रही। वो वहाँ के जो गवर्नर थे, जो आप कह सकते हो जॉर्ज जो 6 थे, वो हमारे देश के समझ लो राजा थे, सम्राट थे, किंग थे, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो भी ब्रिटिश थे। उनके अंडर हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। अब आगे आर्टिकल 74, जो मतलब हमारा देश का जो संविधान है वो क्या पावर दिया है हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे राष्ट्रपति को और मिनिस्टर्स को। हमारे देश में अगर आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च पद होता है, पर ये जो मैं आपको पढ़ के सुनाना हूं उसको सुन लीजिए, फिर आगे बताता हूं। आर्टिकल 74(1) of Constitution provides that there shall be a council of ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his or her function in accordance to the advice. The real executive power is thus vested in the Council of Ministers with the Prime Minister as its head. मतलब जो हमारे देश में राष्ट्रपति है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, बट जो मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव पावर। तो हमारे जो निर्माणकर्ता थे संविधान के, उन्होंने वो कई गुना ज्यादा समझदार थे। भाई आप छाती मत पीटो, भारत बहुत बढ़िया लोकतांत्रिक देश है और इससे बढ़िया सुंदर देश आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आप वो छाती पीटते हो फिर भी आपको कुछ नहीं होता है। यहीं किसी दूसरे कंट्री में आप छाती इतना पीटे होते तब तक जेल के किसी कोर्ट ले चलता हूँ। हमारे भारत के संविधान के रचयिता, जिन्होंने इसकी रचना की, अब तक सबको यही पता है, मैंने भी स्कूलों में यही पढ़ा था सैकड़ों बार कि भाई हमारे भारत के जो संविधान के रचयिता हैं वो हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नो डाउट वो हैं। पर उनके साथ एक कमेटी बनाई गई थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, बाकी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, जो संविधान की रूपरेखा तैयार करती है। उसमें कौन से नियम, कौन से कानून होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, पूरा प्रारूप तैयार करने का काम ये ड्राफ्टिंग कमेटी के पास होता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे। अब उन 7 मेंबर्स को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा हम सब जानते हैं। अब अंबेडकर जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि उन्होंने अपनी BA इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल की डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लिया था 1912 में। He then received his MA and PhD from the Calcutta University in 1950 and 1960 respectively. He also studied at London School of Economics and the Political Science and Trade and Law at Grace in London. Ambedkar served as the India's first Minister of Law and Justice. He also chaired the drafting committee of the Constituent Assembly. तो ये मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो क्वालिफिकेशन है, जो उनका कह सकते हो कि उस वक्त की पोजीशन थी, ये उनके बारे में मैंने आपको बताया। प्लस मैंने ये आपको बताया कि उन्होंने इसकी चेयरमैन से, मतलब वो चेयरमैन थे इसके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। उसके अलावा बाकी भी उसमें कमेटी में मेंबर्स थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमने उनको अब तक क्या किया, उनको साइड, उनके नाम तक नहीं पता हमें बुकों में कभी एक बार ये नहीं बताया गया कि भाई ये 7 मेंबर थे और ये चेयरमैन थे या उसके अध्यक्ष थे। बाकी 6 को भी तो उल्लेख होना चाहिए था। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पर्दे के पीछे एक इंसान ऐसा है जिसको कभी किसी ने उजागर नहीं किया और वो बहुत बड़ा हमारे संविधान का कह सकते हो कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। उन्होंने संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अभी उनका नाम आखिरी में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। मैं आगे बाकी जो 6 मेंबर है उनका उल्लेख कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। He was the Advocate General of the Madras Presidency from 1929 to 1944. He played a major role in drafting the Constitution of India. और मैं आपको एक अंबेडकर जी, जब ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसने जब ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था। अब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी होता है तो उसमें डिबेट वगैरह होती है, बाकी चीज़ें होंगी, मतलब वो असेंबली में, तो वो सब चीज़ें बात की। लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसको जब रखा गया था, तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था इनके बारे में, कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में। देयर वर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी men bigger, better and more competent than myself, such as my friend Sir Alladi Krishna Swami Iyer. So these were the words of Dr. भीमराव अंबेडकर। ये उन्होंने कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में कहा था कि भैया मुझसे भी बेहतरीन और बड़े लोग हैं जो कहीं न कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाए हैं। तो क्या आज हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं क्या? नहीं।
इसीलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के कम से कम इसके जरिए कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा भी कितने लोग थे, कम से कम उनको भी तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। क्या इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, इतना बड़ा हमें संविधान दिया है, क्या उन 6 लोगों को हम भूल जाएं? और जो एक पीछे से जो इनविजिबल जिसको कह सकते हो, जो अदृश्य है, उस इंसान को भी तो जानना जरूरी है ना। तीसरे नंबर पे है एन गोपाल स्वामी, दीवान बहादुर सर नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर। ही वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, एंड statesman who served as a prime minister of the princely state of Jammu and Kashmir and later a minister of the first cabinet of the independent India। तो चौथे नंबर पे हैं के एम मुंशी। ये क्या थे? He was a lawyer by profession. He later turned to an author and a politician. He founded Bharati Vidya Bhavan, an educational trust in 1938. Munshi held several important posts like member of Constituent Assembly of India, Minister of Agriculture and Food of India, and Governor of उत्तर प्रदेश। के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है मुंबई से, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप उस सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अंधेरी में है उसके ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा भारतीय विद्या भवन। ये वही ट्रस्ट है, ये वही एजुकेशनल ट्रस्ट है जो के एम मुंशी जी ने बनाया था, और मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के एक एजुकेशनल ट्रस्ट से निकला हुआ एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं आज इनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया कॉलेज, मैं उस कॉलेज को कहीं ना कहीं मिस करता हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर आपको मौका मिले तो आप वहाँ पे जरूर एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। एक रेप्यूटेड कॉलेज है मुंबई का। 5वें नंबर पे है बी एल मिटर, a prominent legal expert. Mitter initially contributed to the drafting process but resigned due to the health reason. His early inputs on the legal structure and judicial mechanism were invaluable in shaping the constitution। तो जो 5वें नंबर पे हैं वो बी एल मिटर थे। इन्होंने अपना सहयोग दिया था, योगदान दिया था, पर थोड़े टाइम के बाद इनकी थोड़ी हेल्थ कंडीशन खराब हुई और इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज से बाहर हटना पड़ा, उन्होंने रिजाइन दे दिया उस ड्राफ्टिंग कमेटी से। 6ठे नंबर पे हैं टीपी खेतान was a pioneer of modern Indian law and was known for his oratory and argumentative skill। मतलब ये एक लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, और आज का जो मॉडर्न लॉ है तो वो पायनियर थे उसके। He was a member of the Indian Constituent Assembly and was very influential in drafting and deliberation of the Constitution। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने 1911 में खेतान एंड कंपनी करके एक लॉ फर्म भी फाउंड किया था जो अभी भी चल रहा है और बहुत रिनोन्ड है ये लॉ फर्म। 7वें नंबर पे है मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, ये कौन थे? ही वॉज एन एडवोकेट एट कलकत्ता हाई कोर्ट इन 1922। इनकी डिग्री जो थी MA LLB की थी, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1937 टू 1946। तो ये हमारे 7 मेंबर थे जिन्होंने उस ड्राफ्ट कमेटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें उनको जानना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ है ना, हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे पन्ने थे जिन्हें फाड़ दिया गया या पर्पसली उन्हें हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों का योगदान हमारे तक पहुंचने नहीं दिया गया, ये गलत है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को हाईलाइट किया गया, बरोबर है, करो, लेकिन बाकियों का क्या? उन्होंने इतना बड़ा, बाकी इन लोगों ने इतने लोगों ने योगदान दिया, इनके योगदान को क्या आज तक कोई भी बच्चा नहीं जानता? कोई भी बच्चा सिवाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें जानना चाहिए, उन्होंने बहुत मेहनत किया, उन्होंने बहुत सारे कानून लाए, बहुत सारे अच्छे एक समाज में सुधार लाया। मैं मानता हूं उनको, मैं खुद बहुत मानता हूं उनको, तो भाई उनको तो हमें प्रमोट करना है, उनको हमें मानना है, उनको आइडियल मानना है, उनके आदर्शों को मानना है। पर इसका मतलब क्या है, बाकी वो जो 6 लोग हैं उनको हम पूरी तरह से भुला दें? नहीं, गलत है, गलत है, और उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये वीडियो के माध्यम से मैंने एक उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके काम को कहीं ना कहीं सराहा है। अगर आप भी मानते हैं मेरी जैसे कि उनके काम को सराहना है, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप भी दूसरों तक लेके जाइए, जिससे ये काम रिकॉग्नाइज किया जा सके। ऐसे लोगों को भी लोग जाने पहचाने कि हाँ, इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है हमारे संविधान को बनाने में। और खास करके उन लोगों से जो कहते थे संविधान खतरे में, खतरे में, खतरे में, उन लोगों से तो और रिक्वेस्ट है कि भैया आप भी इसको प्रमोट करो। देखो तो संविधान बनाने में कितने लोग हैं, आप संविधान से बहुत प्यार करते हो ना, मैं तो करता हूँ, मैंने बनाया, मैंने मेहनत किया, आप अगर करते हो तो आप भी इसको प्रमोट करो, फैलाओ उसको। ठीक है, सर BN राव यही वो इंसान है जिनका मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये क्या थे? He was a civil servant who became the first Indian judge in the International Court of Justice and was president of the United Nations Security Council. Was appointed as the Assembly's constitutional advisor in 1946. He was responsible for Constitution's general structure. जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यही रिस्पॉन्सिबल थे। And Rao prepared its initial draft in February 1948.
ये ड्राफ्ट में क्या था? द ड्राफ्ट ऑफ BN राव कंसिस्टेड ऑफ 243 आर्टिकल, कितने? 243 आर्टिकल एंड 13 शेड्यूल्स which came to 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल आफ्टर डिस्कशन, डिबेट एंड अमेंडमेंट्स। मतलब जो असली कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट करने का काम किया था वो BN राव ने किया था, जिसमें 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल्स थे। अब उसको जब वहां पे डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो लोग क्या होते हैं, जैसे अभी हमारा कानून जो अभी नए नए कानून जो बनाए जा रहे हैं उसको भी क्या किया जाता है, डिबेट किया जाता है, पास किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति वगैरह बाकी सब चीजें टप्पा उप्पा लगेगा तो कानून बनता है। वैसे ही यहाँ पे क्या किया गया, जब ये ड्राफ्ट आया तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, मतलब 243 आर्टिकल उन्होंने डाले थे, 13 शेड्यूल डाले थे, उसके बाद इसको अमेंड किया गया, 395 आर्टिकल बनाए गए और 8 शेड्यूल, उनको पूरा का पूरा ये जिम्मा सौंपा गया। तो उन्होंने उसके लिए किया क्या? अब घर में बैठे बैठे तो ये काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये ड्राफ्ट उनको बनाना था, उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया और उन्होंने मतलब कौन कौन सी कंट्री से कौन कौन सी चीजें उठाई हैं, कौन कौन से लॉ लिए हैं, वो मैं आपको अब एक एक करके बताने वाला हूँ, जो विकिपीडिया पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मोर पावरफुल लोअर हाउस, कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बाय कैमरल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ द लॉ, कैबिनेट सिस्टम, द लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, प्रीरोगेटिव रिट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या उठाया गया? बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट जिसमें आता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, impeachment of the president, post of the vice president and his function, the institution of the Supreme Court, removal of the Supreme Court and High Court judges, electoral college, independent judiciary and separation of the power, judicial review, president as commander in chief of the armed forces, equal protection under the law। ये चीजें यूनाइटेड स्टेट से ली गई हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो संविधान बना है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं है, मतलब यहाँ पे बैठ करके लोगों ने ऐसा मिल करके यहाँ आके चीजों को ध्यान में रख के नहीं बनाया, बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं दूसरे देशों से। तो आपको ये जानने का हक है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, जो वहाँ पे प्रियम्बल में हमारे लिखा गया था, द आइडियल्स ऑफ द रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। तो ये सब चीजें फ्रांस से लिए गया। ऑस्ट्रिया से क्या क्या लिया गया? फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स, नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू द इम्प्लीमेंट treaties even on the matters outside the normal federal jurisdiction, concurrent list, provision of the joint session of the parliament, preamble, terminology। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमने preamble के ऑस्ट्रिया से उठाया है। कनाडा से क्या क्या लिया है? a federal system with a strong central government, जो है हमारे यहाँ पे, distribution of the powers between the center and the state governments, residual powers retained by the central government, appointment of the governor by the state of the states by the center, advisory jurisdiction to of the supreme court। ये सब चीजें आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ये हमारा जो लॉस है बहुत सारे ये दूसरे देशों से उठाए गए हैं, मॉडिफिकेशन के साथ हमने अपने में इंप्लीमेंट किया है। सोवियत यूनियन, रशिया से क्या लिया गया था? फाउंडेशन ड्यूटीज अंडर द आर्टिकल 51A, मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू द ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडियल्स ऑफ द जस्टिस दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जर्मनी, हिटलर, 1976 इमरजेंसी, इंदिरा गांधी। आप समझ में आया? इसका अगर सही उपयोग किया है किसी ने, जो जर्मनी से हमने क्या लिया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ये जो लिया गया था इसका एक ही बार उपयोग हुआ है हमारे भारत देश में, और किसने किया? जो प्रधानमंत्री हमारी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ ना, आज तक का इतिहास रहा है कि ऐसा किसी गवर्नमेंट ने वायलेशन नहीं किया था ह्यूमन राइट्स। साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये साउथ अफ्रीका से उठाया गया है। जापान से क्या उठाया गया है? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, पहला। दूसरा, लॉ ऑन दिस द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। तो ये दो चीजें उठाई गई हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ देश थे जहां से हमने बहुत कुछ चीजें उठाई हैं, फिर जाके अपने संविधान को एक रूपरेखा दिया, बनाया। और बहुत कुछ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जो ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे इन्होंने सैकड़ों रिसर्च किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। हम एक छोटा सा अपने में ही, मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एक नियम बनाने जाते हैं, भैया सबके लिए, किसी को मान्य नहीं होता है, आपस में ही सहमति नहीं बनती मेंबर के बीच में। तो भैया ये सोचो पूरे देश का बनाने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितना इन लोगों का योगदान रहा है, हमारे उन 7 ड्राफ्टिंग मेंबर्स का, जिसकी अध्यक्षता श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो इन सभी 7 को मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके सर्कुलेट कीजिए। आखिरी में जाते जाते कुछ एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहली बार देहरादून में छपा था, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस वक्त
जो बनी थी, ये पूरा ड्राफ्ट करने में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर जो खर्चे हुए थे वो तकरीबन 6.3 करोड़ थे। और उस वक्त 6.3 करोड़ मामूली रकम नहीं थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। समझ में आया? तो ये फैक्ट के साथ आपको मैं छोड़े जाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे जो मुझे भी कहीं न कहीं नहीं पता है या कहीं न कहीं व्यथित करते रहते हैं रोज, उन सबको लेके आते रहूंगा आप तक। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए